ईडी को जो सहयोग जो जिला पुलिस से चाहिए वो हम लोग निरंतर उनके संपर्क में हैं। जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको वो सारे चीजें जो है हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। नमस्कार मित्रगणों, ईडी ने बहुराज्य चिटफंड कंपनी घोटाले की जांच में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 10-12 घंटे पूछताछ की और ललितपुर जेल में बंद द लोनी अर्बन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के प्रमुख आरोपियों से पूछताछ करके तथ्यों को जुटाने की कोशिश। जो संपत्तियां इनके द्वारा जो है वो खरीदी गई हैं, या तो अपने नाम पे या कंपनी के नाम पे या अन्य किसी दूसरे के नाम पे, तो उसको भी हम लोग चिन्हीकरण जो है वो कर रहे हैं। और उन सबको जो है आगे जितने भी इसमें अग्रिम कार्रवाई है, चाहे वो गैंगस्टर की हो या उसको जब्तीकरण की हो, वो सारा जो है वो प्रचलन में है और इसमें हम लोग प्रभावी कार्रवाई जो है वो आगे हम लोग जारी रखेंगे। आरोपी रवि तिवारी और आलोक जैन से 10-12 घंटे पूछताछ करके जानने की कोशिश की और इसके एमडी समीर अग्रवाल की संपत्ति हवाला के जरिए कैसे धन जुटाया गया, कैसे स्कीमें की गई और एडवांटेज टेलीकॉम से लेकर ऑप्शन वन इंडस्ट्रीज और सांगा ग्रुप के 7 प्रमुख सोसाइटियों के मध्य से देश के करीब 22 राज्यों के निवेशकों से करोड़ों रुपए की ठगी के मामले में ईडी कई राज्यों की पुलिस के साथ तमाम तथ्य की जांच कर रही है। ललितपुर पुलिस ठगी के इस पूरे मास्टरमाइंड मामले में मध्य प्रदेश रवि तिवारी और यूपी हेड आलोक जैन समेत 13 को पहले ही गैंगस्टर समेत तमाम एक्टों में कार्रवाई करके जेल भेज चुकी है। उसी में पूछताछ भी है। ठगी के इस मामले में इसके तार यूपी, एमपी, उत्तराखंड समेत तमाम जगह पर जुड़े हैं। 48 से ज्यादा एफआईआर पीड़ितों की हुई है और जांच भी आगे चल रही है। लेकिन ठगी के इस खेल का मास्टरमाइंड समीर अग्रवाल 50,000 का इनामी है, लेकिन पुलिस की पहुंच से दूर है। हालांकि इस मामले की अगली सुनवाई जनवरी में ही होने की जानकारी है। करोड़ों निवेशक टकटकी लगाकर अपना पैसा मिलने का इंतजार कर रहे हैं, तो उन्हें सिस्टम बंद होना, तमाम चीज़ों के झांसे और तमाम चीज़ें मिल रही हैं। 25 को कोई दावा करता है, आज 25 है, लेकिन मिला नहीं। कंपनी का एमडी समीर अग्रवाल यूपी के और आरोपियों समेत इनाम घोषित होने के बावजूद दुबई में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है, लेकिन दुबई में बैठा हुआ है। आखिर कैसे पैसों के बल पर किस चीज़ों से बच रहा है, कानून की कमियों का फायदा उठा रहा है, कौन इन्हें फायदा दे रहा है, अब तक कैसे चला रहा था, तमाम चीज़ों पर अगर गहनता से जांच की जाए तो चीज़ें निकल कर सामने आएंगी। लेकिन ईडी और प्रशासन तमाम की तथ्य अपन सीडीआर के हिसाब से थोड़ा लेट लपेट होती है, लेकिन यहाँ पर भी प्रक्रिया थोड़ी डाउन दिख रही है। निवेशकों के करीब हजारों करोड़ रुपए हड़पने के बाद फरार हुए एलयूसीसी चिटफंड कंपनी के खिलाफ जांच पड़ताल प्रवर्तन निदेशालय ईडी की 6 सदस्यीय टीम लखनऊ से लेकर ललितपुर और सीमावर्ती जिले टीकमगढ़ समेत तमाम जगह पर कर रही है। इस बीच कई एफआईआर नई जगह पर हो रही है। कई एजेंट या उन्हीं के लोग पढ़ाने की कोशिश करते हैं, गुमराह करते हैं, लेकिन 10-12 घंटे में इन्हीं सब रणनीतियों के तोड़ निकालने और तथ्यों को बटोरने के लिए ईडी ने जो जांच की उसमें क्या निकला आगे समझ में आएगा। मध्य प्रदेश के सीमावर्ती में एलयूसीसी के धोखाधड़ी के साक्ष्य और सबूत जुटाने के लिए ईडी गई और जांच पड़ताल में उसने तमाम चीज़ें की, जिसमें एलयूसीसी चिटफंड में कैसे लोग जुड़े, चेस बैंक से जुड़े लोगों की पूछताछ, जानकारी और सूत्रों के अनुसार ईडी की टीम ने एलयूसीसी कंपनी के रुपयों से जमीन की खरीद फरोख्त कर बनाई गई कंपनियां और कहां पैसा निवेश किया गया, कौन कौन सी बेनामी संपत्तियां, इसको लेकर भी जांच की है। इसमें इस तरह से कंपनी के तार जुड़े लोगों के बारे में जानकारी जुटाई है। साथ ही इस कंपनी की जमीन को बेचने वाले एजेंटों से भी पूछताछ करके तथ्य जुटाने की कोशिश हुई है। टीम ने लगातार आवश्यक दस्तावेज, रुपयों के लेन देन से संबंधित जानकारी ईडी की टीम जनपद के 3 दिनों तक डेरा डालकर समझने और तथ्यपूर्ण जांचों और तथ्यों की गहनता से जांच कर केस में करीबियों से विवेचना करने और समझने और इससे भी जुड़े इसके शागिर्दों में हड़कंप भी रहा है। ईडी की टीम ने एलयूसीसी से लेकर महत्वपूर्ण जानकारी और साक्ष्य मिले हैं, ऐसी भी जानकारी प्राप्त हुई है। जब आगे पेश करेंगे वो रिपोर्ट भी आएगी। ईडी की टीम द्वारा की गई जांच पड़ताल में सामने आया है कि विभिन्न थानों में एलयूसीसी के खिलाफ दर्ज मामले, उनमें क्या क्या तथ्य हैं, कौन कौन से पीड़ित, आरोपी और जमा कराने वाले, इसके साथ ही मुकदमों की विवेचना के दस्तावेज और आवश्यक सीडीआर साक्ष्य को सीडीआर के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने। कुछ विवेचना में ईडी की केस संबंधी महत्वपूर्ण दस्तावेज भी हैं जो गोपनीय है ताकि केस पर प्रभाव ना पड़े और आगे भी कोर्ट के माध्यम से चीज़ें होंगी। ये कोई पहला मामला नहीं है, कोर्ट में तमाम चीज़ों में 10 को लगे हैं और तमाम टाइम लगी हैं। लगातार ईडी द्वारा और पुलिस द्वारा, चाहे ललितपुर की हो या बाराबंकी हो, अलग अलग तथ्य और चीज़ें जो आई हैं वो ये बताती हैं कि पूरे मामले में कहीं ना कहीं नियमों को, चाहे हवाला के हो, चाहे पैरा बैंकिंग को, यहाँ तक कि कृषि विभाग से सोसाइटी का लाइसेंस से लेकर
तमाम ISO सर्टिफिकेट और तमाम रजिस्ट्रेशन का वो बोर्ड लगा लगा कर लोगों से पैसा जमा कराया, और पैसा लौटाने का जो वक्त है, लोगों को पैसा भी नहीं मिल पा रहा है। ये आप भी अगर पीड़ित है नहीं है तो आस-पास पूछ कर पता कर सकते हैं। उसके बाद तमाम कमेंट या उनके लोग नीचे करके तमाम गुमराह करने की, किसी को डराने की, किसी को धमकाने की, या फिर यूँ कहें जैसे कमेंटबाजी नीचे होती है फर्जी बताने की। ठीक है, सब कुछ अगर सही है तो पीड़ितों को पैसा क्यों नहीं मिल पा रहा? सिस्टम बंद वाली प्रक्रिया होती नहीं है, और अगर नहीं मिल पाया है, जब पीड़ितों का पैसा आगे कब मिलेगा? कानूनी प्रक्रिया में अब तक अगर निर्दोष है तो छूटे क्यों नहीं है? हाँ, आरोप लगने से कोई आरोपी हो सकता है, अपराधी नहीं, लेकिन कानून में अपराध साबित होने में भी टाइम लगता है। लेकिन जो पीड़ित अपना पैसा निवेश करते हैं, उनका पैसा जब नहीं मिलता है, फंस जाता है, वो परेशान होते हैं, दर-दर की ठोकर खाते हैं अपने पैसे के लिए, और उनकी वेदना के साथ हम आपको एजेंसियों के कार्य और अब तक की मिली संपूर्ण जानकारी भी आगे ला रहे हैं, ताकि अगर संभावित फ्रॉड हुआ है तो उस फ्रॉड से बचें और पीड़ितों को पैसा वापस प्रक्रिया दिलाने में मदद करे, और लोगों को सही जानकारी के साथ तमाम चीज़ें, तमाम संगठन और एजेंसियाँ भी लगी हुई हैं, लेकिन आगे किसी को कोई शिकार ना बना पाए, क्योंकि कानून की प्रक्रिया लंबी होती है, पेशी दर पेशी होती है, तमाम चीज़ें होती हैं, और पीड़ित इस बीच तमाम जो समाधि जमा करता है वो ठगा जा सकता है। और अगर आरोपियों पर चीज़ें दर्ज हुई हैं, तो अब तक इतना हजारों करोड़ों का पैसा का जमा कराने वाले बड़ी संस्था के लोग 4 दिन में मामले को अगर सही होते तो अब तक चीज़ें हो सकती, और तमाम चीज़ें हैं जांच के घेरे में। अब तक आरोपी क्यों बच रहे थे, कैसे बच रहे थे, इनके सर पर किसका हाथ था, और तमाम चीज़ों की गहनता से जांच के बाद पीड़ितों को पैसा मिलना चाहिए। और एक आखिरी तथ्य और है, जो जमाकर्ता पहले था, पैसा अपना जब किस देने जाता है तो दूसरे का भी देता है, और साथ ही दिमाग उन्हें एजेंट बना देते हैं, और वो एजेंट के रूप में भी एजेंट भी एक पीड़ित की ही तरह आज ठोकर खा रहा है। तो पूरे मामले में गहनता से जांच के बाद जो असल आरोपी हो उन पर कार्रवाई की ज़रूरत है। हमारी नज़र में हम अधिकतर जिनसे मिले हैं, नजर आया है, वो एजेंट है, और वो कैमरे के सामने आने से, बोलने से भी डरते हैं। कई तो अपना नाम पता भी नहीं बताते और पूछते भी नहीं हैं, क्योंकि फिर वो जानकारी देने से कतराते हैं। विशाल की रिपोर्ट में मीडिया तथ्य और तमाम चीज़ें जो आगे आती हैं, आती रहेंगी, हम आपको अवगत कराते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत माता की।